ठीक है। तो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में हमने बताया आपको कि व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य क्या है इसका, व्यक्तिगत और सामाजिक। तो व्यक्तिगत और सामाजिक, व्यक्तिगत उद्देश्य इसका आंतरिक पक्ष हो गया, क्या हो गया, आंतरिक पक्ष हो गया। और इस आंतरिक पक्ष में आपका क्या हो जाता है, शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि, आत्मतत्व इत्यादि क्या होते हैं, एक शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आत्मिक विकास और बौद्धिक विकास, है ना। तार्किक विकास हो जाता है इसमें, कौन सा विकास आता है, तार्किक विकास, तर्क करने की क्षमता का विकास इसी से होता है। तो बुद्धि, सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। बुद्धि को हमने आप लोगों को पढ़ाया था, एक मूर्त बुद्धि होती है, एक अमूर्त बुद्धि होती है और एक सामाजिक बुद्धि, है ना। तो ये जो बुद्धि तत्व है क्या है, ये बुद्धि तत्व है, अर्थात बुद्धि का मतलब क्या होता है, बुद्धि का मतलब क्या होता है, ज्ञान। अर्थात बुद्धि क्या करता है, सही और गलत का निर्धारण करता है ना। बुद्धि क्या होता है, सही और गलत का निर्धारण करता है। आत्म तत्व का बोध कराता है। आत्म जो होता है, आत्मा जो होती है वह आत्म तत्व का बोध कराती है। मन जो होता है वह चंचल होता है। वहाँ हमने आप लोगों को बताया था इड, अहम और परा अहम। क्या बताया था हमने आप लोगों को, इड, अहम और परा, इच्छाएं, अर्थात मन जो होती है वह इच्छाओं से जुड़ी हुई है और इच्छाएं तीन प्रकार की होती है। इड अर्थात किसी भी वस्तु को देखने का इच्छा, है ना। आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई चीज देखा, आपको खाने की इच्छा हुई, तो आपकी ये इड हो गई, क्या है, इड हो गई, भूख लगी, आपने कुछ भी देखा तो खा लिया। लेकिन अहम और परा, भूख लगी है तो फिर उसको ले लीजिए, खा लीजिए, है ना। और नहीं है तब भी उसको छीन लीजिए। लेकिन जो पराहम है वो डिसीजन करता है कि नहीं, अगर हमारे पास पैसे हैं तभी हम उस चीज को खरीदेंगे, नैतिकता का बोध होता है। तो मन जो होता है बड़ा चंचल होता है, उसके मन में बहुत विचारधारा उत्पन्न होती है, संशय में डाल देता है इंसान कि करे कि ना करे। तो संशयात्मक चीजें होती हैं। वो बुद्धि, और बुद्धि जब अपने मन के अनुसार कोई निर्णय लेता है तो कभी कभी गलत हो जाता है। अगर हर व्यक्ति अपने मन के अनुकूल कार्य करेगा तो उसका डिसीजन क्या हो जाएगा, परिणाम और निष्कर्ष गलत भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा गलत ही हो। और अगर इसी मन में बुद्धि तत्व आ जाता है, क्या आ जाता है, जब व्यक्ति अपनी बुद्धि से डिसीजन करता है तो वह सही डिसीजन करता है ना। क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है। लेकिन मन उपयोगी और अनुपयोगी को नहीं देखता है, जो भी इच्छा उत्पन्न हुई उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, व्यक्तिगत उद्देश्य है। व्यक्तिगत उद्देश्य के माध्यम से इन सारी चीजों को प्राप्त करता है। सामाजिक उद्देश्य मतलब क्या है, सांस्कृतिक आवश्यकताएं, क्या है, व्यक्ति की सांस्कृतिक आवश्यकताएं, जैसे क्या है आपका भाषा है, धर्म है, संस्कृति हुई, है ना। तो ये जो धर्म, संस्कृति, भाषा, विचारधाराएं, तो ये जो सांस्कृतिक है, जो सामाजिक पक्ष को ले जाता है ना, कि आपकी सांस्कृतिक गतिविधियां क्या है। अगर इन सब चीज का इसका विकास हो जाएगा, अगर सामाजिक पक्षों का विकास नहीं हो पाएगा तो आप अधूरे रहेंगे, है ना। इसलिए क्या है, इसको बाह्य पक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाह्य पक्ष भी कहा जाता है। बाह्य, इसमें क्या है, जैसे भौगोलिक चीजें, क्या है, भौगोलिक, सामाजिक गतिविधियां, है ना, आर्थिक गतिविधियां, क्या है, आर्थिक गतिविधियां है। तो भौतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक गतिविधियां,
है ना। ये सारी चीजें क्या होते हैं, व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। शिक्षा किसी मुख्य उद्देश्य होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता केवल हम अंध शक्तियों का विकास करें, बाल बच्चों का भी विकास करना होता है। इसी के माध्यम से भाषा, धर्म, संस्कृति भी प्रभावित होती है। तो जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ण करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति। अब उसके बाद मिलता है कि लोकतांत्रिक विकास क्या है। लोकतांत्रिक हमने आपको बताया था, इसमें स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय। लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं। लोकतंत्र क्या होते हैं, ये चारों स्तंभ होते हैं। तो जो शिक्षा का उद्देश्य है उसी में लोकतांत्रिक विकास करना भी उसका उद्देश्य होता है। तो हमने देखा कि स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया है। इतना 1922 अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमने आपको बताया था, है ना। स्वतंत्रता के लिए और संघ बनाने के लिए, निवास करने के लिए, ये सब सारी चीजें, भ्रमण करने के लिए स्वतंत्रता, दो सिद्ध के प्रति आपका अधिकार और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, है ना, और अपराध के प्रति दो सिद्ध का अधिकार, ये सभी हमने स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ा था। समानता का अधिकार हमने क्या, अनुच्छेद 14 से लेकर 18, विधि के समक्ष समता, है ना, 15 जात धर्म, 16 समानता का अधिकार, 17 अस्पृश्यता का अधिकार, 18 उपाधियों का आनंद। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है स्वतंत्रता के। बंधुत्व क्या है, भाईचारे का विकास, न्याय, अनुच्छेद 39 में भी विधि के सबक था, 14 में भी और 39 में भी भाईचारे का विकास, नीति तत्वों में भी, उसमें भी। तो ये सारी चीजें होने चाहिए। शिक्षा का सभी क्या है, उद्देश्य है। क्या है, ये सभी शिक्षा के उद्देश्य है। कौन से उद्देश्य है, लोकतांत्रिक विकास करना। तो शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपना विकास करके, स्वतंत्र नहीं होगा तो विकास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को लोग प्राप्त करते हैं। उसी के माध्यम से क्या होते हैं, बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में शामिल है। अगर इसको विकास नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति का विकास जो होगा वो अधूरा होगा, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, होगा नहीं हो पाएगा। उसी हिसाब से हम बताते हैं चारित्रिक विकास क्या है, चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास क्या होता है, एक व्यक्ति का व्यवहार होता है। क्या होता है, व्यवहार। व्यवहार क्या होता है, कार्य करने की शैली, कार्य करने की शैली। और हर व्यक्ति का अपने कार्य करने की शैली अलग होती है। कुछ व्यवहार जो होते हैं समाज के द्वारा मान्य होते हैं। किसके द्वारा, समाज के द्वारा मान्य होते हैं। ओके, क्या होते हैं, समाज के द्वारा मान्य होते हैं। और जो समाज के द्वारा सम्मत है, विचारधाराएं हैं, तो इसका व्यक्ति अनुकरण करता है, अपने व्यवहार में शामिल करता है। समाज में रहकर समाज के जो नियम कानून है उसको क्या करता है, स्वीकार करता है। तो जो समाज में विभिन्न प्रकार के नियम कानून हैं, समाज के द्वारा स्वीकृत नियम विधान है, जब उसके अनुकूल व्यक्ति कार्य करता है, उसके अनुकूल व्यक्ति करता है, तो विभिन्न चारित्रिक विकास होता है।
और जब ये समाज के द्वारा मान नियमों का उल्लंघन करता है, समाज के विपरीत कोई काम करता है, समाज की द्वारा मान नहीं वो काम करता है, तो उसके चरित्र का विकास नहीं होता है। इसलिए क्या चरित्र विहीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरित्र विहीन। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, व्यवहार है, उसको कार्य करने का ढंग, हर व्यक्ति का अपना कार्य करने का ढंग होता है ना। तो उस अगर समाज के द्वारा सम्मत है, उस नियम के अनुकूल आप काम कर रहे हैं, तो फिर क्या है, उससे क्या चरित्र का विकास हो जाएगा। अगर आप समाज के द्वारा मान्य नियमों का नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या है, चरित्र का विकास नहीं होता। इससे क्या है कि कार्य करने की शैली, उसी के अनुरूप आप काम करेंगे, उसी के अनुरूप क्या है, आप कार्य की शैली होगी, कार्य प्रणाली होगी, उसी के अनुरूप आप कार्य करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो उसी के अनुरूप क्या है, आपका व्यक्तित्व का विकास होगा। जैसे आपका चरित्र होगा, अच्छा चरित्र होगा तो अच्छे से अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, है ना। तो इस तरीके से क्या है, इसका चरित्र का विकास किया जाता है। ठीक है। नागरिकता का विकास क्या है? नागरिकता का विकास, नागरिकता का विकास भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का बोध कराया गया है। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि शैक्षिक उद्देश्य है नागरिकता का भी विकास करना, नागरिकता का विकास करना। तो जो भी राष्ट्र सम्मत है, देश का जो संविधान है, देश का जो संविधान है, उस संविधान के अनुरूप, उस संविधान के अनुरूप नागरिकता का विकास करना, राष्ट्रीयता का विकास करना है कि हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं। समझ रहे हैं? नागरिकता को प्राप्त करने वाले, नागरिकता को खत्म करने वाले अनेक प्रावधान किए गए हैं, है ना, जिसमें संसद को अधिकार दिया गया है। संसद को क्या है, अधिकार दिया गया है कि किसी व्यक्ति को नागरिकता क्या है, छीनी नहीं जाएगी, लेकिन अगर छीनी जाएगी तो विधि सम्मत ही छीनी जा सकती है। अर्थात जब उसने क्या है, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, या फिर अपने देश के खिलाफ देशद्रोही के रूप में शामिल हुआ हो, या उसने अपनी स्वेच्छा से त्याग कर दिया हो, है ना। तो इस तरीके से क्या है, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है कि शिक्षा को उद्देश्य नागरिकता का भी विकास करना हो, कि आपका जो संविधान है, संविधान में सारे चीज आपके लिए है, आपको सारे जो भी संविधान में प्रावधान किए गए हैं, तो उसके आप योग्य हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो। समझ रहे हैं? तो आप इसके द्वारा क्या है, जो शिक्षा का उद्देश्य उसमें नागरिकता में शामिल है, आप भारत के नागरिक होंगे, अर्थात जो भी संविधान में सारे प्रावधान किए गए हैं उसका आपको पालन करना होगा, और जो भी अधिकार दिए गए हैं वो आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्या है, नागरिकता का विकास करने का भी शिक्षा का उद्देश्य होता है, ताकि जो भी बालक हो वह देश के विकास में भी योगदान दे सके। अगर वो नागरिक होगा तभी योगदान दे सकेगा, अगर वो नागरिक नहीं होगा तो वह देश में, इसीलिए SIR फॉर्म भराया जा रहा है, देखो विभिन्न प्रावधान कराया जा रहा है, सारे चीज वह देश का नागरिक है कि नहीं है, अर्थात उनके पूर्वज यहाँ के रहे हैं, किसी दूसरे देश के रहने वाले हैं, तो इसीलिए इसका निर्धारण करने के लिए क्या है, प्रकार के सरकार समय समय पर है ना। शारीरिक विकास, मानसिक विकास क्या है, इसमें हमने बताया था आप लोग को शारीरिक विकास, जैसा कि अरस्तु ने कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। तो शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि बालक के शरीर का विकास हो। क्या है, बालक के शरीर का विकास हो। इसके लिए क्या है, शरीर का विकास तब होगा जो उसका अच्छे से परवरिश होगी, अच्छे से पोषण होगा, उसकी सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी, तभी तो होगा, है ना। तो शिक्षा का उद्देश्य ये भी होता है कि बालक ये भी सीखे कि शरीर का विकास कैसे होगा, उसको उच्च पोषण की आवश्यकता है ना, उसको कितनी जरूरत है, कितने खनिज की जरूरत है, कितने विटामिन की जरूरत है, जितने सारे चीज की है, तो ये सब सारे चीज उसका उद्देश्य सतत मालूम होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य ये भी होता है शारीरिक विकास करेगा। शारीरिक विकास नहीं होगा तो मानसिक विकास होगा ही नहीं, है ना। तो मानसिक विकास भी इससे जुड़ा हुआ है। मन का विकास तभी होगा जब आपके शरीर का
विकास हो। शरीर का विकास तब होगा जब आपको उसकी जानकारी होगी, जानकारी के साथ साथ आपको पोषण पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो ये सब सारी चीजें मिलकर क्या शारीरिक और मानसिक विकास करती है। ये भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद क्या है, आध्यात्मिकता। व्यक्ति को क्या है, धर्म से जुड़ाव होता है। किससे होता है, धर्म और आध्यात्मिक। देखिए एक आध्यात्मिकता क्या मतलब एक भावना से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, एक भावना। आध्यात्मिकता क्या होती है, एक भावना होती है, एक विचारधारा होती है, एक श्रद्धा होती है। क्या होती है, हाँ श्रद्धा होती है। और श्रद्धा किससे उत्पन्न होती है, धर्म से। जो व्यक्ति जिस धर्म को मानेगा उसी के साथ वह आध्यात्मिकता को उसी तरीके का आध्यात्मिकता रहेगी। शिव की भक्ति करता है तो शिव के प्रति आध्यात्मिकता रहेगी, है ना। और किसी अन्य देवताओं की आराधना करता है, अन्य देवताओं के प्रति भक्ति हो, कोई राधा को, कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई जो है शिव को, कोई गणेश को, कोई लक्ष्मी को, कोई जो है विभिन्न प्रकार के देवताएं, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि बालक के अंदर आध्यात्मिकता की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। आध्यात्मिकता एक पवित्र भावना है। कौन सी भावना है, एक पवित्र भावना है। आध्यात्मिकता क्या होती है, एक पवित्र भावना होती है। और इस पवित्र भावना में क्या होती है, अर्थात तो इसके अंदर विचारधाराएं बढ़ती हैं बिना द्वेष के। कोई धर्म नहीं कहता कि आप दूसरे से द्वेष करिए, कोई धर्म नहीं कहता कि आप चोरी डकैती करिए, है ना। पवित्र संदेश देता है कोई भी धर्म होता है। अर्थात कर्म पर विश्वास होना चाहिए, कर्म अच्छे करना चाहिए, आपके क्या है अच्छे नैतिकता के गुण होने चाहिए। तो धर्म अर्थात आध्यात्मिकता की भावना का विकास होना जरूरी है। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि अगर व्यक्ति धार्मिक आध्यात्मिक नहीं होगा तो व्यक्ति गलत कार्य करने में संकोच नहीं है। अभी क्या होता है, अगर ऐसा कर देंगे तो फिर क्या है, एक डर होता है इंसान के अंदर कि मैं ऐसा गलत कार्य करूंगा तो मुझे इसका परिणाम मिलेगा, है ना। किसी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी व्यक्ति को क्या है गलत तरीके से क्या है प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो जो धर्म होती है पवित्र भावना होती है। धर्म का मतलब क्या होता है, पवित्र भावना। बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं आपके अंदर पवित्र भावना नहीं है तो व्यर्थ है ना। कि एक दूसरे के प्रति मानवता की क्या है होना चाहिए, मानवता की भावना होनी चाहिए, ठीक है। जीविकोपार्जन के साधन बहुत कुछ आपके पास है, लेकिन आपको जीविकोपार्जन के साधन ही नहीं है तो फिर क्या है, आपके ना शारीरिक विकास होगी, ना मानसिक विकास होगी, ना कोई विकास होगा। इसलिए कुछ वित्त की आवश्यकता होती है। जीविकोपार्जन करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो आपके जीविकोपार्जन के साधन नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप जीविकोपार्जन भाई पोषण के लिए भी कुछ चाहिए, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए तो कुछ शरीर की जरूरत पड़ेगी ना। और आपके पास वित्त नहीं, जीविका के साधन नहीं रहेंगे जीविकोपार्जन करने के लिए तो आप कैसे कर पाएंगे, है ना। ये सारी चीजें इसमें, ठीक है। सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक उद्देश्य होते हैं। संस्कृति मतलब रहन सहन, बोली, भाषा, ये सब सारे चीज मिलकर क्या होता है सांस्कृतिक का विकास करते हैं। ये जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं, अगर इन सांस्कृतिक तत्वों का विकास नहीं होगा तो आप एक दूसरे से कैसे घुल मिल पाएंगे। विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के क्या है स्त्री पुरुष। तो इसमें क्या है कि अगर आपके अंदर सांस्कृतिक गुण नहीं होंगे तो आप एक दूसरे की विचारधाराओं का समर्थन कैसे करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को कैसे समझेंगे, एक दूसरे के प्रति कैसे समर्पित रहेंगे। तो इसके लिए सांस्कृतिक भावनाएं जो होती हैं वह व्यक्ति के शैक्षिक उद्देश्यों को भी अच्छे तरीके से पूर्ण करती है, ठीक है। उसी तरीके से क्या है राष्ट्रीय एकीकरण, कि हमारा जो देश है हम इन सबको होते हुए शिक्षा का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि राष्ट्रीय एकीकरण की भावना, मतलब कोई दूसरे देश का अगर हम दूसरे प्रदेश का आया हमारे उत्तर प्रदेश में तो उसके अंदर क्या है एक राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, मतलब राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति हो उसके प्रति क्या है मानवता की भावना होनी चाहिए, नहीं कि दूसरे देश का आया भगा। तो कहने का मतलब जिस तरीके से क्या है कि सांस्कृतिक जो व्यक्तित्व होता है वो सांस्कृतिक व्यक्तित्व का पालन करना चाहिए, तत्व के साथ बिना भेदभाव के एक समान व्यवहार करना चाहिए, वो भी राष्ट्र का व्यक्ति
उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना कि विभिन्न देशों के जो लोग आते हैं, जैसे क्या है कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, जो भी देश के नागरिक हैं वो आपके देश में अगर आते हैं तो उनके साथ कैसा करना, सद्भावना, अच्छी भावना के तहत उनके साथ क्या है, तालमेल बनाना है। तो इससे क्या होगा, ऐसा करने से वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास होता है कि हम सभी एक हैं, पृथ्वी पर जितने भी लोग जीवित हैं वो सभी क्या है, हाँ एक हैं। तो इसलिए क्या है, क्या हुआ, वो तो देश, देखिए वो जो देश की भावना हो, जो देश द्रोही हो, जो आपके देश से क्या है प्रतिबंध लगा हो, तो उसको तो पालन करना ही पड़ेगा, है ना, कि भाई देश से बढ़कर तो आप तो है नहीं, है ना, देश से बढ़कर तो आप है नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि आप पाकिस्तान के लोगों से अगर ज़्यादा वो करेंगे तो फिर आप तो चले जाएंगे जेल, क्योंकि वो लोग आतंकवादी गतिविधियों में ज़्यादा शामिल हैं। तो आप सरकार को डर है कि ऐसा ना हो, उन लोग के संसर्ग में आपको गलत कदम उठा ले, इससे सरकार उनके साथ है, रोकती है, प्रतिबंध लगाती है ना। तो जैसे एक हसीना है, देखो बांग्लादेश की जो थी, उनको क्या वहाँ की सजा सुना दिया है और वो हाल इंडिया में है, इंडिया उनका सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उन देशों के साथ कोई वैसा हमारे देश के साथ क्या है वैमनस्य नहीं है ना। तो इस तरीके से हमारा देश क्या कर रहा है, उनको सहायता कर रहा है, उनको तो फांसी की सजा हो गई, वहाँ के देश में दे दिया है, लेकिन अब इंडिया में है तो इंडिया में तरीके से उसको काम करेंगे। तो इस तरीके से हमने बताया कि सारी गतिविधियों के माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, ठीक है। तो शिक्षा के उद्देश्य हो गया, और आधुनिक भारतीय शिक्षा के उद्देश्य तो लगभग वही, व्यक्तित्व का समय विकास किया जाए, व्यक्तित्व का क्या है, हाँ समय विकास किया जाए, लोकतांत्रिक नागरिक कोई चीज हमने बताया, लोकतांत्रिक के गुणों का विकास किया जाए। आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, किसकी, प्रेजेंट टाइम शिक्षा की बात कर रहे हैं। चरित्र का विकास, व्यवसाय कुशलता का, अर्थात हम लोग व्यवसाय कुशलता पर ज्यादा इस समय ध्यान दे रहे हैं, स्किल पर, किस पर, इस हाँ कौशल विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर कोई ना कोई किसी चीज में लग जाए, उनके अंदर किसी स्किल का विकास हो, ताकि वह कोई भी बिजनेस या कोई भी काम करना प्राप्त करे, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय सद्भावना, ये सभी वही चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हो गया शिक्षा के उद्देश्य। भाई उसी चीज को हम डिटेल करके दिखा सकते थे, उसी चीज को पैराग्राफ पे एक हेडिंग डाल के, लेकिन हमने एक में लिखा दिया ताकि तुमको एग्जाम में उसको क्या है, लेकिन एक चीज है कि जो हमने एक चीज करके लिखा है उसके नीचे एक डायग्राम बना है, दो दो लाइन करके लिख लेना तो ज्यादा, नहीं तो एक एक करके लिखा है क्या हुआ, हाँ नहीं तो उसको है तो उसको हम दिखा सकते हैं, लेकिन उसी में सारा चीजें उसको ज्यादा कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो इस शिक्षा के उद्देश्य के बाद शिक्षा के प्रकार में चले, उसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो एक काम करना तुम लोग प्राची, जो जो क्वेश्चन दिक्कत होगा उसको कहीं से अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो एक पेपर में लिख लेना कि हमको इस वर्ड का इसका ये चीज नहीं समझ में, या जो भी आपको प्रश्न पत्र है, जो भी पेपर है, उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि नहीं पढ़ा गया तो उसको नोट कर लेंगे, हम लोग उसमें क्या कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे और उसको हम लोग क्या है समझ लेंगे, है ना। हाँ तो इससे क्या है, उसको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे शिक्षा के प्रकार पर, शिक्षा के दो यूनिट इसमें हो गई, हाँ 2 यूनिट इसमें खत्म हो गए। जो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगा, कोई क्वेश्चन न समझ में आया होगा तो उसको बता देना, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे, है ना। तो इसमें शिक्षा के उद्देश्य में ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो चीज़ हमने बताई है मोटी मोटी चीज़ें जो काफ़ी विषय वस्तु संबंधित है।
शिक्षा के प्रकार क्या वो बताओ, कोई कंफ्यूजन बताओ उसमें। शिक्षा के प्रकार है ना, शिक्षा के प्रकार में मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन होते हैं? नंबर 1 औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा निरौपचारिक शिक्षा। इसी को दूरस्थ शिक्षा क्या कहते हैं? दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, अब देखो इसमें औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक या दूरस्थ शिक्षा। ठीक, तो शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले करते हैं औपचारिक शिक्षा। तो जो औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा कहाँ दिया जाता है? विद्यालय में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? अनौपचारिक शिक्षा घर या स्थान में उसका। दूरस्थ शिक्षा ना विद्यालय में दिया जाता है ना घर दिया जाता है, ना तो विद्यालय में दिया जाता है बल्कि अर्थात कम्युनिकेशन पर आधारित होता है। हाँ, कम्युनिकेशन पर आधारित होता है। तो निरौपचारिक हमने कहा कि इसका एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित समय होता है और एक निश्चित पाठ। लेकिन इसमें ये सब चीजें क्या होती हैं? निरौपचारिक अर्थात दूरस्थ शिक्षा, इन दोनों की विशेषताएं इसमें पाई जाती है। करस्पॉन्डेंस जिसे कहा जाता है, पत्राचार शिक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्राचार शिक्षा, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट फॉर्म को कहा जाता है ना, वैयक्तिक फॉर्म कहा जाता है ना, कि आप परीक्षा फॉर्म डाल दीजिए, इससे राजस्व टंडन में होता है। क्या होता है? राजा इग्नू क्या है? जैसे इग्नू और राजस्व टंडन, राजस्व टंडन में किया जाता है यूपीआरटी, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा, इसके लिए विद्यालय होता है और विद्यालय में हम औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं। इसमें जो कि पहले से ही निर्धारित होता है कहाँ पर शिक्षा को प्रदान किया जाएगा। जब शिक्षा औपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा एक नियोजित तरीके से दिया जाता है, जिसका एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जिसमें छात्र और अध्यापक एक दूसरे के प्रति सामंजस्य होकर एक स्थान पर बैठते हैं। क्या है? एक स्थान, समय, एक निश्चित समय का निर्धारण करके और जो एक निश्चित पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है, उसका अध्ययन अध्यापन करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा इसे कह सकते हैं। औपचारिक शिक्षा एक नियोजन की प्रक्रिया है, एक नियोजित प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षा देते समय इसका एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित समय होता है और एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, 20 शब्द हो गए। 50 शब्द में आ जाएगा, उसको डिटेल कर लो, है ना, कि इसमें छात्र अध्यापक छात्र को नियमित रूप से, प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा को प्रदान किया जाता है। इसे कौन शिक्षा देते आ जाता है? प्रत्यक्ष शिक्षा। क्या होता है? हाँ, प्रत्यक्ष शिक्षा। आमने सामने बैठ कर क्या शिक्षा का प्रस्तुतिकरण
ग्रहण किया जाता है। अर्थात विद्यालय में जो शिक्षा दिया जाता है वो औपचारिक शिक्षा होता है, क्योंकि इसका क्या है, नियोजित प्रक्रिया के तहत शिक्षा को प्रदान किया जाता है। समझ रहे हैं? तो औपचारिक शिक्षा दिनों दिन क्या है, औपचारिक शिक्षा। अब देखिए इस समय औपचारिक शिक्षा भी धीरे धीरे गौण होती जा रही है। इस समय बहुत तेज गति से निरौपचारिक शिक्षा बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस है ना, वो भी एक दूरस्थ शिक्षा है ना, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से देखना है ना, वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा। हाँ, अर्थात क्या है, तो उसमें भी क्या है, एक अच्छा कुछ चीजें उसमें औपचारिकता भी आ जाता है, क्योंकि जो क्लासेस ऑनलाइन की चलती है टाइम फिक्स होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है वो हमेशा के लिए होता है, जब चाहे तब उसको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, है ना। तो उसमें भी कहीं कहीं औपचारिक होता है, कहीं कहीं निरौपचारिक होता है, याद रख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आधुनिक समय में जो प्रत्यक्ष शिक्षा भी इसमें बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी, अब उस पर थोड़ा सा क्या है, रुकावट आई है। क्योंकि पहले देखो बच्चे कितने पढ़ने आते थे, अब धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, लोगों को कुछ चीजें या प्रोवाइड हो जा रही है, स्वयं ही पढ़ना शुरू कर दिए हैं, या तो टाइम नहीं है, जो भी चीजें है ना। तो प्रत्यक्ष शिक्षा से क्या हो रहा है, कुछ लोग दूर हो रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष शिक्षा का एक अपना अलग ही मूल्य है, क्योंकि इसमें शिक्षक और बच्चे प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात जो संप्रेषण होता है उसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से संप्रेषण करते हैं, और इसका क्या है, प्रत्यक्ष प्रभाव उनके मस्तिष्क पर पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, और